Hello student, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1950 टू 1990 पार्ट 2, रिफॉर्म्स पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें हम इंडिपेंडेंस के बाद 1990 तक जो कुछ भी पॉलिसीज एग्रीकल्चर फील्ड में जो कुछ भी रिफॉर्म्स किए गए उन रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप्स के रिफॉर्म्स किए गए अंडर 5 ईयर प्लान और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में। 3 टाइप्स के रिफॉर्म्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इनमें से जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एग्जामिन करने के लिए हमारे सिलेबस में है उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जो हमारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं उन पर ही चर्चा की गई है। जो जनरल रिफॉर्म्स हैं वो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिन नहीं होंगे, इसलिए हम आज केवल उन 2 टाइप के रिफॉर्म्स पर ही आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिन किए जाएंगे, जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म्स हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किए जाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास जो इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो बनाने की बारी आई वो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स की थी। और हमारी क्योंकि जो 72% से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर फील्ड में इंगेज थी, बट जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था और डिसगाइजेड अनएम्प्लॉयमेंट उस फील्ड में देखने को मिल रहा था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये देखा गया कि क्या किया जाए, तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म की जरूरत थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में तक जो लैंड में थे वो मीडिएटर थे, लैंड सिस्टम में मीडिएटर थे, वो हैवी रेंट इम्पोज करते थे फार्मर से, और जब वो लैंड रेंट ज्यादा लेते थे इसलिए, और नहीं ओनरशिप फार्मर की होती थी, इसलिए सबसे पहले जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम की गई तो एग्रीकल्चर फील्ड के जो रिफॉर्म्स हैं उन रिफॉर्म्स में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को इम्पोर्टेंसी दी गई। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर ही काम किया गया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में जो पहला रिफॉर्म है वो लैंड रिफॉर्म है। लैंड रिफॉर्म एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड by the intermediate called Jamidar Jagirdar extra, who merely collected rent from the actual tiller of the soil without contributing towards improvement on the farm। जो हमारे पास इंटरमीडिएट थे जिनको हम जमींदार या जागीरदार के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार जागीरदारों को बीच में रखा हुआ था इंटरमीडिएट के रूप में। इंटरमीडिएटर होते थे वो बिचौलिया जिन्हें हम कहते हैं, तो वो फार्मर पर रेंट इम्पोज करते थे और जो जोतने वाला है टेलर्स को लैंड पर कोई राइट नहीं होता था, ओनरशिप जमींदार जागीरदार का होता था और वो कुछ भी नहीं देते थे, फार्मर को कुछ भी नहीं देते थे और बिना कुछ दिए ही अपने आप रेंट को कलेक्ट करते थे और हायर इसकी जो रेंट होता था बहुत ज्यादा रेंट लैंड से लिया जाता था। इसलिए सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की बात की गई। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म क्या है? Equity in agriculture called for land reform, which primarily refers to change in the ownership of land holding। लैंड होल्डिंग की जो ओनरशिप है उसी को चेंज करने के लिए और इक्विटी लाने के लिए, इक्विटी बनी रहे
और लैंड होल्डिंग की ओनरशिप जो है वो कुछ लोगों के हाथ में न रहे, जमींदारों के हाथों में न रहे, जागीरदारों के हाथों में न रहे, बल्कि जो लैंड का ओनरशिप है वो टेलर्स के पास रहे। जो जोतने वाला है, जो किसान है, जो एक्चुअल किसान है, उसे ओनरशिप देने के लिए जो काम किया गया उसी को हम लैंड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो कई बार 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म क्या है? इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म which primarily refers to change in the ownership of land holdings. Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediate and to make the tillers the ownership of land or owners of the land. जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला काम किया गया वो यही किया गया कि जो टिलर्स हैं, जो जोतने वाले हैं, उन्हें जमीन पर अधिकार मिले और उनको अधिकार देने के लिए सबसे पहले उन्हें लैंड रिफॉर्म्स के रूप में सबसे पहले उन्हें जो काम दिया गया उसी से इनको आगे बढ़ने के लिए, किसान की अगर ओनरशिप होगी तो वो प्रोडक्शन पर अपना भरोसा जमाएगा और उसी से आगे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखा गया। द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वॉज दैट ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिव incentives to the tillers to invest the making improvement provided self-sufficient capital was made. Sufficient capital was made available to them. उन्हें एक तो जो जमीन है उसकी ओनरशिप दी जाए और उस पर काम करने के लिए उन्हें पूरा का पूरा अधिकार देने की बात हमारे लैंड रिफॉर्म में की गई है। तो लैंड रिफॉर्म क्या है? लैंड रिफॉर्म है ओनरशिप्स जो है वो टेलर्स को देना, फार्मर को देना। और आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स में यही काम किया गया। सेकंड, पहले तो हमने लैंड रिफॉर्म किया, सेकेंडली लैंड रिफॉर्म के साथ ये भी जरूरी था कि लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या होती है? कितनी जमीन मैक्सिमम एक फार्मर अपने पास रख सकता है, क्योंकि उस समय जो जमींदार थे उनसे जमीन लेनी थी और क्योंकि मालिक जो ओनरशिप थी वो जमींदारों की थी, कुछ लोगों के हाथ में जमीन थी, जो लैंड थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो कुछ लोगों के हाथ में थी। तो जो लैंड रिफॉर्म किया गया उस रिफॉर्म में ये सोचा गया कि कितनी जमीन, एक सीलिंग की जाए, एक लिमिट बनाया जाए। सीलिंग का मतलब होता है एक लिमिट, कि कितनी लिमिट एक फार्मर के पास लैंड की होनी चाहिए, तो उसे हम लैंड सीलिंग कहते हैं। लैंड सीलिंग भी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो क्या होता है लैंड सीलिंग? Land ceiling was another policy to promote equity in the agriculture sector. This means fixing the maximization of size of the land which could be owned by the individual. An individual. जो जमीन है उसका एक मैक्सिमम साइज कितना एक फार्मर के पास होना चाहिए उसे फिक्स किया गया और इंडिविजुअल को उससे ज्यादा जमीन का अधिकार नहीं दिया गया। जितनी जमीन फिक्स की गई, जितना सीलिंग में फिक्स किया गया कि इतनी जमीन से ज्यादा एक फार्मर के पास नहीं होनी चाहिए, उसे फिक्स करने के बाद सभी में जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया। द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द concentration of the land ownership in few hands. Concentrations of land owners a few hands. यहाँ पर जो concentration, एकाग्रता, जो फार्मर की एकाग्रता थी वो खेती में हो,
उसकी ओनरशिप उसके पास होगी तो उसके प्रति, उस जमीन के प्रति ज्यादा एकाग्रता रहेगी, ज्यादा कंसंट्रेशन उसका उस जमीन के प्रति रहेगा। तो पर्पज था लैंड सीलिंग का कि लैंड सीलिंग मींस मैक्सिमम लैंड एक फिक्स की जाए और उस फिक्स लैंड से ज्यादा किसी फार्मर के पास ना हो। रेस्ट ऑफ लैंड जो लैंडलेस फार्मर थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई और वो डिस्ट्रीब्यूट करके फार्मर को एकाग्रता बनी रही कि उनकी ओनरशिप कुछ हाथों में नहीं है बल्कि ओनरशिप उनके हाथ में भी है। तो इसलिए प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता था, इक्विटी लाई जा सकती थी। इक्विटी लाने के लिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं था कि एक के पास या कुछ लोगों के पास ही मैक्सिमम लैंड रहे, उससे इक्विटी नहीं बन सकती। इक्विटी बनाए रखने के लिए एग्रीकल्चर में सभी के लिए लैंड का यूज करना और वो भी अपनी लैंड, ओनरशिप अपनी हो, उसके लिए लैंड सीलिंग लगाई गई। द ओनरशिप conferred on the tenants give them the incentive to the increase output and the contributed to growth of agriculture. However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediates. अब यहां पर जो बात की जा रही है कि जो लैंड की ओनरशिप है, ओनरशिप कन्फर्ड ऑन टेनेंट्स गिव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट। जो किराएदार थे, किराएदार जो प्रदत्त लैंड थी, जो उसके किराएदार थे, उनको हटा करके जो फार्मर है, फार्मर को जितने भी लैंडलेस फार्मर थे उनको कुछ न कुछ जमीन दी जाए, कुछ न कुछ एग्रीकल्चर लैंड दी जाए। इसके लिए लैंड सीलिंग लगाई गई थी कि जो ओनरशिप है वो ऐसा किया जाए कि जो उसे देने वाला है, उसे देने वाले के लिए उन्हें किराएदार के रूप में न रखा जाए। पहले जो जमींदार करते थे वो एज ए रेंट लेते थे, जमीन पर किराएदारों की तरह किराया लेते थे। लेकिन लैंड सीलिंग के बाद वो कुछ लोगों के हाथ में जमीन न रह करके वो जमीन सब लोगों में बढ़ गई। उनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर फील्ड में जो आउटपुट है उसे इंक्रीज करने में, एग्रीकल्चर ग्रोथ करने के लिए ये काम किया गया। लेकिन इसके बाद भी, इन सब चीजों के बाद भी ऐसा नहीं है कि जो इंटरमीडिएट को जो खत्म किया गया वो पूरी तरह से खत्म हुआ होगा। फिर भी बड़े फार्मर्स के पास जमीनें रही, ज्यादा जमीन रही और उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिस्टम इंडिया में, चकबंदी सिस्टम चलाया गया, विनोबा भावे के द्वारा लैंड रिफॉर्म चलाए गए, बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म चलाए गए जिससे कि लैंड लोगों को मिल सके, ओनरशिप लोगों के पास जा सके। तो ये दो बड़े रिफॉर्म थे, एक लैंड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में दो बड़े रिफॉर्म थे, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और दूसरा लैंड सीलिंग। तीसरा क्या किया गया, रेंट को रेगुलाइजेशन किया गया, रेगुलाइजेशन ऑफ रेंट। जो फार्मर से रेंट लिया जाता था, जो लगान लिया जाता था, उसे एक रेगुलराइज किया गया। एक एजेंसी के द्वारा मिनिमम रेंट की व्यवस्था की गई, किसानों से बहुत कम लगान वसूल करने की व्यवस्था करने के लिए एक रेगुलराइज सिस्टम को डेवलप किया गया इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। पहले लैंड रिफॉर्म किया गया, फिर लैंड सीलिंग की गई और साथ ही साथ जो रेंट था उसे भी रेगुलराइज किया गया। ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा मिनिमम और फिक्स रेंट चार्ज किया गया, जबकि जमींदार जो करते थे वो अपनी इच्छा से कभी भी कितना भी ज्यादा रेंट वसूल कर लेते थे, कितना भी ज्यादा किसान को जो उनकी इच्छा आती थी उस हिसाब से वो रेंट वसूल करते थे, चाहे अच्छा प्रोडक्शन हो और
न हो, रेंट उन्हें देना ही देना होता था। ये जमींदारी जागीरदारी सिस्टम में था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने फ्रेम की, इकोनॉमिक पॉलिसी जो फ्रेम की 1950 से, जिसे हमने शुरू किया, उसमें इसे रेगुलराइज किया गया गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। मिनिमम और एक फिक्स अमाउंट ही रेंट की लगाई गई किसानों पर। और अगला जो रिफॉर्म किया गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में, वो किया गया कोऑपरेटिव फार्मिंग। किसानों के पास एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्केटिंग की एक समस्या है और एक मिलजुल करके खेती करने की समस्या थी। तो एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग होता है और एक होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलजुल करके खेती करना। इसमें जो लैंड सीलिंग था, लैंड सीलिंग में जमीनें फिक्स कर ली गई थी और एक दूसरे को बची हुई जमीनें बड़े जो जमींदार थे उनसे दूसरे लोगों को, लैंडलेस फार्मर को दिया गया। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग में इस चीज को ध्यान में रखा गया कि एक ही जगह जिनके फील्ड है, खेत है, वो ज्यादा से ज्यादा खेत एक को दिए जाएं, दूसरी जगह उसके जो खेत थे वो दूसरे को दिए जाएं। तो जिससे एक बड़े प्लॉट में, एक बड़े एरिया में एक फार्मर फार्मिंग करेगा और दूसरा फार्मर दूसरे कई लोगों के वहां के जो फील्ड थे, जो जमीनें थी, उनको लेकर के उसका भी अपना एक बड़ा प्लॉट बन जाएगा जहां पर वो खेती करेगा। तो ऐसे मिलजुल करके खेती करने के सिस्टम को कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम कहा गया। तो ये भी एक बड़ा लैंड रिफॉर्म के रूप में 70s और 80s के पीरियड में भारत में चलाया गया। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। अब हमारे पास आ जाता है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स को हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास जो सिलेबस में इसके लिए नाम दिया गया है, वो दिया गया है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। हमारे पास रिफॉर्म में दो रिफॉर्म दिए गए, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म दिया गया और दूसरे का जो नाम दिया गया है, जो हमारे सिलेबस में नाम दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, वो है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को हम अनदर जो नेम है उनके, उन्हें हम टेक्निकल रिफॉर्म्स भी कहते हैं और उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ईयर 2020 में ग्रीन रेवोल्यूशन पर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है, इसे समझाएं। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन में डिफरेंस पूछा गया था। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिखना था, गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में लिखना था। तो गोल्डन रेवोल्यूशन हमारे रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आएगा, वहां डिस्कस किया जाएगा। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रेवोल्यूशन होती है। और यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मीनिंग होता है वो क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जो फूड ग्रेन्स वाली क्रॉप्स, जो नेसेसिटीज वाली क्रॉप्स जो है, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो रिफॉर्म किए गए, जो टेक्निकल रिफॉर्म किए गए, या जिन्हें हमारे सिलेबस में बोला जा रहा है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, इसे को हम आगे समझते हैं कि इसमें क्या किया गया, न्यू स्ट्रेटेजी कैसे करके अपनाई गई। यहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि इंस्टीट्यूट और टेक्निकल, कई बार बच्चों से कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इंस्टीट्यूट वाली चीजों को टेक्निकल में लिखते हैं और टेक्निकल वाली चीजों को इंस्टीट्यूट में लिखते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब टेक्नोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, जब हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो टेक्निक्स का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर में क्या टेक्निक्स होंगी। एग्रीकल्चर में टेक्निक्स होंगी, फर्टिलाइजर्स की बात होगी, पेस्टिसाइड की बात होगी, न्यू टाइप्स ऑफ इनपुट्स जो लैंड में, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, इरिगेशन सिस्टम है, HYV सीड्स हैं, ये सारे टेक्निकल चीजें हैं। ये प्रोडक्शन के न्यू आउटलुक है, नया विचार है और नई तकनीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर आप कभी भी इस जो कंफ्यूजन आप लोगों में होता है बच्चों में कि टेक्निकल को हम
इंस्टीट्यूशनल में और इंस्टीट्यूशनल को टेक्निकल में लिख लेते हैं, तो ये गलती अपने आप सुधर जाएगी जब हम टेक्निकल में ये मानेंगे कि टेक्निकल चीजें क्या है, खेती करने के लिए टेक्निक्स क्या होती हैं, उन टेक्निक्स में जो चेंज किया गया वही टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म होंगे। तो लैंड रिफॉर्म टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं हो सकते, वो तो इंस्टीट्यूशनल ही होगा। लैंड तो टेक्निकल नहीं हो सकती है, लैंड में जो चेंज करेंगे वो टेक्निकल नहीं हो सकता है। लैंड सीलिंग जो होंगी ये लॉ होगा, लैंड रिफॉर्म जो होंगे वो लॉ मेकिंग प्रोसेस है। तो लॉ कहाँ मेक किया जाता है? इंस्टीट्यूट्स में मेक किया जाता है। गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करती है, इंस्टीट्यूट्स लॉ मेकिंग करते हैं। और टेक्निक्स जो खेती करने के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यहाँ पर बात जो की जा रही, रिफॉर्म एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, और जो एग्रीकल्चर की बात की जा रही तो उसमें जो टेक्निक्स हैं, जिन टेक्निक से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, उसे हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसमें, हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी बोले या ग्रीन रेवोल्यूशन बोले, बात एक ही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन या न्यू टेक्निक्स क्या है एग्रीकल्चर की, न्यू स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले ये 60s एंड मिड 60s में, 70s में एंड 80s में हमारे पास दो बार ग्रीन रेवोल्यूशन, दो फेज 1 एंड फेज 2, दो पार्टों में ग्रीन रेवोल्यूशन चली है। एक मिड 60s टू मिड 70s है और एक मिड 80s में चली है। तो दो बार ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में चली है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि क्या था हमारा टेक्निकल रिफॉर्म्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन refers to the large increase in production of food grains from the use of high yield variety HYB seeds। यहाँ पर डेफिनेशन भी यही है ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाना थ्रू HYB सीड्स, स्पेशली फॉर द व्हीट एंड राइस। इतना अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था डिफरेंस ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन में, तो इतना डिफरेंस लिख लेते, ये भी सफिशिएंट था। क्योंकि 1.5 मार्क्स का ग्रीन रेवोल्यूशन एंड 1.5 मार्क्स का गोल्डन रेवोल्यूशन 3 मार्क्स का था। तो हम इतना भी लिख लेते डेफिनेशन में, रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। किस चीज का? फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। और कैसे करके? HYB सीड्स। और किस चीज का? स्पेशली व्हीट एंड राइस। इन चीजों के लिए जो रेवोल्यूशन चलाई गई उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एज ए रिजल्ट इन द फर्स्ट फेज, जो इसका जो रिजल्ट रहा है वो फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली मिड 60s अप टू मिड 70s। कब तक चली है फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन? मिड 60s से लेकर के मिड 70s तक हमारे पास जो ग्रीन रेवोल्यूशन है पहला फेज उसका उस पीरियड में हुआ। एट द इंडिपेंडेंस about 75% of the country's population was depend on agriculture. Productivity in the agriculture sector was very low because of the use of old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of farmer। इंडिपेंडेंस के टाइम पर 75%, नियर अबाउट 75% पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। लेकिन एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी वो ओल्ड टाइप की टेक्नोलॉजी की जा रही थी। पुराने बीज, पुराने खाद, इरिगेशन के लिए मॉनसून पर निर्भर रहना, मॉनसून अच्छा होगा तो खेती हो जाएगी। इन चीजों से ट्रेडिशनली जो अप्रोच थी वो थी, और ओल्ड टेक्निक्स को ही यूज किया जा रहा था। जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी पूरा नहीं था, और ज्यादातर जो फार्मर थे वो पूरी तरह से पुराने सिस्टम से ही चले आ रहे थे, जिससे कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। फार्मर जो डिपेंड कर रहा था
सिंचाई के लिए वो मॉनसून पर कर रहा था। तो एग्रीकल्चर में जो डिपेंड कर रहा था इरिगेशन के लिए वो मॉनसून पर ही कर रहे थे। एंड इफ द मॉनसून फॉल फेल, सॉट द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटी। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा थी नहीं। अगर मानसून फेल हो जाता तो हमारी खेती जो थी वो प्रॉपर में प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। अगर बारिश अच्छी हो गई तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता था, और बारिश अच्छी ना हो, जिस साल मानसून अच्छा ना हो उस साल उत्पादन भी नहीं होता था। तो इसलिए यहाँ पर जो जरूरत पड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस, टेक्निकल रिफॉर्म में हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर में, फूड ग्रेन में सफिशिएंसी लाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज किया गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस चीज को बढ़ावा दिया? टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही थी इंडिया में, उसके लिए बढ़ावा दिया। जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है या टेक्निकल रिफॉर्म्स है उसमें अब क्या क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन में किन टेक्निक्स को यूज किया गया, उन टेक्निक्स पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूज HYV सीड। HYV सीड्स को यूज किया गया। HYV सीड्स जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है उस सीड्स को हम HYV सीड्स कहते हैं। जब हम ओल्ड टेक्निक से खेती करते थे अप टू इंडिपेंडेंस, तब तक हम पुराने बीजों का ही यूज करते थे और उनसे प्रोडक्टिविटी कम मिलती थी। लेकिन बाद में नए नए ढंग से साइंटिफिक मैनर्स में बीज तैयार किए गए, हाइब्रिड सीड्स तैयार किए गए, हाई यार्ड वैरायटी सीड्स को तैयार किया गया, और उससे वीट्स एंड राइट, जो वीट है और जो राइस है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। दूसरा जो काम किया गया एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, जो टेक्निकल रिफॉर्म है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। पहले हम ट्रेडिशनल जितने भी फर्टिलाइजर्स होते थे उनका यूज करते थे, लेकिन जो हमारी टेक्निकल रिफॉर्म्स किए गए उनमें जो एग्रीकल्चर इनपुट्स में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू किया। और यूज पेस्टिसाइड, जितने भी पहले फसलों को डिफरेंट टाइप की बीमारियां उत्पादन को बर्बाद कर लेती थी, खत्म हो जाता था प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां होती थी उनके कारण। लेकिन जो हमने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, उसमें जो पेस्टिसाइड हैं उनको डाल करके खेती को जितना भी नुकसान डिफरेंट टाइप से जिन चीजों से खेती का नुकसान हो रहा था, फसलों का नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई पूरी की जा सके। उसके अलावा जो यहाँ पर किया गया, इरिगेशन मीन्स को बढ़ावा दिया गया। इरिगेशन मीन्स का डेवलपमेंट किया गया। जितने भी टाइप से हमारे पास, चाहे वो कैनाल्स के द्वारा किया गया, चाहे वेल्स को बनाया गया, चाहे जिस जैसे करके भी ट्यूबवेल लगाए गए, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हो, वो सारी चीजें उसमें किया गया। वेयरिंग हाउस की फैसिलिटीज की गई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज की गई, तो कैसे करके स्टोर किया जाए, जो अनाज हो जाएगा, जो प्रोडक्शन हो जाएगा, उसे स्टोर करने की व्यवस्था की गई। उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए, गांव से मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को बढ़ावा दिया गया, सड़कों का निर्माण किया गया। तो वेयरिंग हाउस जिनमें इसे स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में की गई। अब यहाँ पर जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमारे पास जो पहले की पॉलिसीज थी, पहले हम व्हीट के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहते थे। अमेरिका से हम व्हीट का प्रोडक्शन लेते थे, ज्यादातर व्हीट हमारे लिए अमेरिका से ही आता था, और उसकी जो पॉलिसीज थी
PL 480 एक पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी के तहत वो भारत को वीट की सप्लाई करता था। बाद में उसने बहुत सारे हमारे पास ऐसे बहुत सारे रेगुलेशन रूल्स हम पर इम्पोज करने शुरू कर लेते कि हम उसके इंडिपेंडेंट के बाद भी इकोनॉमिक हमारे पास उनकी इंपीरियलिज्म होने लग गई थी, आर्थिक उनका साम्राज्यवाद हम पर बढ़ने लग गया था, स्पेशली फूड ग्रेन के कारण, वीट को लेने के कारण। लेकिन उसके बाद जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण सेल्फ सफिशिएंसी हुई, तो सेल्फ सफिशिएंसी के बाद हमने अमेरिका पर जो वीट की हमारी डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। एक सेंटेंस आता है 1 मार्क्स में पूछा जाता है, मार्केट सरप्लस। कि मार्केट सरप्लस क्या होता है? द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केट सरप्लस। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपसे बताया कि जो रिफॉर्म्स किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा, जो भी हमारी टेक्निक्स को यूज किया गया, उन टेक्निक से हमारे पास प्रोडक्शन सरप्लस होने लगा। और जब फार्मर उस सरप्लस प्रोडक्शन को, एक तो जो फार्मर ने मंडी में दिया एक प्रोडक्शन है और एक सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन को जो मार्केट में फार्मर्स के द्वारा सेल किया जाता है, सोल्ड आउट किया जाता है, उसी को हम मार्केट सरप्लस कहते हैं। उससे पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट थे, केवल सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट फूड ग्रेन में नहीं थे, केवल और केवल सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हम खेती करते थे। कॉमर्शलाइजेशन के लिए खेती नहीं की जाती थी, कम खेती की जाती थी और कम प्रोडक्शन होता था, इसलिए वो बिक्री नहीं किया जाता था, सोल्ड आउट नहीं किया जाता था। लेकिन जब हमारे पास फूड ग्रेन ज्यादा होने लगे तो फार्मर भी उसे मार्केट में सोल्ड आउट करने लग गया। पहले जो सेल्फ सफिशिएंस के लिए करता था, अपने लिए करता था, वो मार्केट में सोल्ड आउट करने लग गया, तो उसी को हम मार्केट सरप्लस कहते हैं। इन्हीं रिफॉर्म्स में अगला है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। तो जो हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म है, टेक्निकल रिफॉर्म में साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो लैंड है उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट किया गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि एक सिस्टम से खेती करना, किस समय कौन सी फसलों को बोया जाना है, कौन से सीड्स को बोया जाना है, किस प्रकार की जमीन पर लैंड की जो सॉयल की हेल्थ के लिए जो काम किया गया, सॉयल की हेल्थ को चेक किया गया, सॉयल कार्ड बनाए गए, सॉयल के लिए काम किया गया, फार्मर के लिए काम किया गया और उसे टाइम टाइम पर इंफॉर्मेशन दी जाने लगी। साइंटिफिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन दी जाने लगी कि किस एरिया में किस समय कौन सी फसल को बो करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे जो रिफॉर्म्स हैं वो सारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं और ये सारी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत ही हमारे पास आता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की अचीवमेंट हम समझते हैं कि क्या अचीवमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन की रही है। ये ब्रीफ है, जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया उसका ब्रीफ है। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया कि अचीवमेंट क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की मीनिंग लिखनी है। मीनिंग मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। फाइनली हम बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो सेंटेंस आया है वो कैसे करके आया है, इसका मीनिंग क्या था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेफर्स टू द क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू सपोर्ट। तो क्रॉप सपोर्ट सिस्टम को ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये इस ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मीनिंग है, ग्रीन फॉर क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन फॉर सपोर्ट। क्रॉप को जो सपोर्ट कर रहा है उस सिस्टम को हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया ये आपसे डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन समरी के तौर पर फाइनली मैं कह सकता हूं कि आपने जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म पढ़े हैं उनमें क्या था, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, साइंटिफिक फार्मिंग, ये सारी चीजें हमारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में आती हैं। अब है अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
इसका अचीवमेंट क्या रहा है? सपोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ग्रीन रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया गया। जितने भी हमारे क्रॉप्स थे उनको कैसे करके बढ़ावा दिया जाए, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, उन सब के लिए काम किया गया। ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक अचीवमेंट है। शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग, मैंने आपसे पहले भी बात किया है कि सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब है जो खेती केवल अपने लिए की जाती है, जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए नहीं की जाती है, उस खेती को हम सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सब्सटेंस फार्मिंग। तो सब्सटेंस फार्मिंग जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर कॉल्ड सब्सटेंस फार्मिंग। तो ये सब्सटेंस फार्मिंग को शिफ्ट किया है। पहले जो सब्सटेंस फार्मिंग भारत में की जाती थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन में कॉमर्शलाइज फार्मिंग के रूप में बदल ली गई। तो जो किसान पहले केवल सब्सटेंस फार्मिंग करता था वो कॉमर्शियल फार्मिंग करने लग गया। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया था। जो ट्रेडिशनल ढंग से खेती कर रहा था, जो ओल्ड टेक्निक्स को यूज कर रहा था, न्यू टेक्निक्स को यूज करने से प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण उसकी जो आउटलुक है वो लगातार चेंज होता गया और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने लग गया। फिर है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। 1966-67 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और जय किसान में ग्रीन रेवोल्यूशन ही थी। और उस समय हमारा 1966 तक हम सेल्फ सफिशिएंस हो गए थे फूड ग्रेन में। तो इंडिपेंडेंस से लेकर के 1947 से लेकर के 1965-66 तक हम ज्यादातर फूड ग्रेन के लिए, हमारे बेसिक जो नीड्स के लिए गेहूं और चावल, राइस एंड व्हीट्स भी रहता था, उसके लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी हमारी थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन से ये डिपेंडेंसी 66-67 में जो हमारा फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था, मिड 60s टू मिड 70s, उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन में हो गए। अब ये सारी चीजों के बाद कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के शॉर्ट कमिंग्स थे, लिमिटेशंस थी, कमियां थी। इन सब के बावजूद भी इतना सब कुछ हमने कहा कि इससे प्रोडक्शन बढ़ा, इससे फार्मर सेल्फ सफिशिएंट हुआ, इससे सब्सटेंस फार्मिंग चेंज होकर के कॉमर्शियल फार्मिंग हो गई, बहुत सारे गेन इसके रहे, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे हैं। सबसे पहले तो जो ड्रॉबैक्स था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो था लिमिटेड क्रॉप्स। इसमें केवल व्हीट, राइस, स्पेशली व्हीट एंड राइस का ही प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई थी। बहुत ज्यादा जो हमारे क्रॉप्स थे उनके प्रोडक्शन की इसमें बात नहीं की जा रही थी। ज्यादातर व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन को बढ़ावा ही ग्रीन रेवोल्यूशन में दिया गया। सेकंड है रीजनल इम्बैलेंस, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो है वो बैलेंस नहीं था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ ही पार्टों में सीमित रही, सभी क्षेत्रों में नहीं रही, क्योंकि जो ये न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो केवल उन क्षेत्रों में किया गया जहां पर लैंड साइज ज्यादा था, जो प्लेन एरिया थे, जो प्लेट्यू एरिया जो भारत का सदर्न पार्ट है वो, और भारत का जो इधर नॉर्दर्न पार्ट है, पर्वतीय क्षेत्र जो है और पठारी भाग जो है, उसमें ये रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई है, बहुत ज्यादा इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ये केवल प्लेन्स में और स्पेशली गंगा प्लेन के जितने भी गंगा प्लेन्स में जितने भी स्टेट आते हैं उन्हीं स्टेट तक ये रेवोल्यूशन सीमित रही, लिमिटेड एरिया इसका रहा। पूरे देश में इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि बड़े फार्मर होने चाहिए थे, लोगों के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए था, इरिगेशन मीन्स को डेवलप करने के लिए आपको उसी टाइप की हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना था वो होना था, और वो केवल वहीं डेवलप हो पाया जो प्लेन्स था।
और एरिया में नहीं हो पाया, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रही। और फिर जो एक लिमिटेशन और था, इंक्रीज इन द डिपेंडेंसी बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर डिस्पर्स्ड। यहाँ पर जो बड़े फार्मर हैं और जो छोटे फार्मर हैं उनके बीच में एक गल्फ बन गया, छोटे किसानों और बड़े किसानों के बीच में। बड़े किसानों के पास प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने लग गई। तो जो बड़े और छोटे किसानों के बीच में जो अंतर है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो बढ़ता गया। बड़े फार्मर और रिच होते गए और छोटे फार्मरों को कोई फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन से नहीं हो पाया। इससे केवल और केवल क्या हो पाया, इकोनॉमिक डिवाइड, आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, आर्थिक विभाजन की स्थिति हो गई। और जो कुछ एरिया के फार्मर थे, स्पेशली प्लेन्स एरिया के जो स्टेट हैं, उनके जो फार्मर थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हुई और बाकी क्षेत्रों में किसानों की स्थिति में कोई चेंज नहीं आया। तो रिफॉर्म जो ग्रीन रेवोल्यूशन से किया गया वो कुछ ही एरिया तक भारत में सीमित रहा। ये हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे। ये 2 पार्टों में हमने इस वीडियो को देखा है और बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है। थैंक यू फॉर